सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, चैप्टर 3। अगर तुमको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का रिएक्शन याद है, अच्छा बात है, नहीं है तो एक बार आज रिवाइज कर लेना और लिख के हमको भेज देना, ठीक है कुशल। फिर बोलना मत तुम सुना नहीं है। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का पूरा रिएक्शन कल रात तक हमको चाहिए लिखा हुआ, ठीक है। ताकि फिर चैप्टर 3 में प्रॉब्लम ना हो। और उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट आए बीच में हमको पूछ लेना, अभी भी टाइम है। तो हम बोल रहे कोई भी चैप्टर में कोई भी कहीं पे भी डाउट आता है पूछ लेना, फिर रे डायग्राम दोबारा सीखना है, जो भी दोबारा समझना है बोल देना। देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेगा मेटल का। देखो मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव ए शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टीज कॉल्ड भैया हम लस्ट्रस। ज्वाइन कर लिया है। वेरी गुड, चलो टाइम पे आया। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव ए शाइनिंग सरफेस, तुम देखा होगा मेटल्स का सरफेस बहुत शाइन करता है ना। तुम नया नया कोई भी लोहा हाँ खरीदो या कोई भी मेटल का सामान खरीदो, सब शाइन करता है। तो उसका जो प्योर स्टेट होता है, जब उसमें कोई मिलावट नहीं होता है, वो ज्यादा ही शाइन करता है। उस शाइनिंग सरफेस को उस प्रॉपर्टी को बोलता है लस्ट्रस प्रॉपर्टी, ठीक है। द मेटल हैज ए लस्ट्रस प्रॉपर्टी, यानी कि वो शाइन करता है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर जनरली हार्ड, यूजली ज्यादातर मेटल्स हार्ड होता है। तो अगर हम बोला मोस्ट ऑफ द मेटल्स मतलब क्या, कुछ मेटल्स ऐसा होगा जो हार्ड नहीं है, ऑब्वियस सा बात है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स का मतलब ये ज्यादातर मेटल्स हार्ड है, तो कुछ होगा जो हार्ड नहीं है। जैसे कि देखो सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी इवन कट विद नाइफ, तुम उसको चाकू से भी काट सकते हैं, इतना सॉफ्ट है। तो ये एक्सेप्शन है, याद रखना। कौन सा मेटल है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। सो दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम है, मतलब इजीली पिघल जाता है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर जनरली हार्ड, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। और एक्सेप्शन क्या है, सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम, ये इतना सॉफ्ट है जो उसको नाइफ से भी काटा जा सकता है, कोई डाउट। प्लस इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है। क्लियर, दो प्रॉपर्टी। ठीक है सर। क्लास 9 में भी ये पढ़ा था, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब जिसको हम लोग सीड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। आज मेटल से हम लोग का थाली बन रहा है, थाली भी तो एक तरह का सीड्स है। एल्यूमिनियम फॉइल, वो भी तो एक सीड्स है। तो मेटल्स को हम लोग सीड्स में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन सीड्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। और गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल, मतलब सबसे ज्यादा पतला किया जा सकता है। इसी वजह से रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट में गोल्ड का इस्तेमाल किया था, तुमको अगर याद है, गोल्ड फॉइल, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा थीन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ठीक ओके, है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों मोस्ट मेलिएबल मेटल है, मतलब ज्यादा से ज्यादा थीन, एकदम जितना पतला कर सकता है उतना पतला हो सकता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये, तुम एक तरफ गोल्ड ले लो, एक तरफ एल्यूमिनियम ले लो, दोनों को पतला करो तो तुम ऑब्जर्व करेगा गोल्ड को एल्यूमिनियम के मुकाबले ज्यादा पतला किया जा सकता है। गोल्ड को एल्यूमिनियम के मुकाबले ज्यादा पतला किया जा सकता है, कहने का मतलब यही है इसमें। डन, हाँ आगे बढ़े हम। हाँ। तो ये सब एमसीक्यू में पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मेलिएबल, मतलब ज्यादा मेलिएबल है, ये सब पूछता है एमसीक्यू में, याद रखना। मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल मतलब उसको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, हम लोग देख ही रहा, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, ये सब है ही। So that means the property by which metals can be drawn into thin wires is called ductility. तो जहां थीन चीज था वो था मेलेबिलिटी, जहां थीन वायर है वो डक्टिलिटी, को डाउट। एंड गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, तो याद रखना मेलेबिलिटी में भी गोल्ड और सिल्वर दोनों ही है, और डक्टिलिटी में भी गोल्ड है। तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, को डाउट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1 ग्राम गोल्ड से, फॉर एग्जाम्पल तुम 1 ग्राम गोल्ड ले लो, गोल्ड का सिंबल AU है, और 1 ग्राम कॉपर ले लो, तो दोनों से जब वायर बनाएगा ना, गोल्ड से तुम ज्यादा लंबा वायर बना सकेगा, कहने का मतलब ये है, तुम गोल्ड से ज्यादा लंबा वायर बना सकेगा। ऑब्वियसली ज्यादा थीन हो जाएगा, पर गोल्ड से तुम ज्यादा लंबा वायर बना सकेगा, कहने का मतलब ये है। कोई डाउट, आगे बढ़े। हाँ फोर्थ प्रॉपर्टी क्या, देखो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियस सा बात है, हम लोग मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, ये कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। एंड ए rubber like substance और PVC are used to coat the wire to protect us from electric shock, तुम देखा होगा हम लोग का चार्जर भी एक रबर लाइक सब्सटेंस से कोट किया हुआ है। हम लोग का घर में जितना भी वायर है सबको रबर लाइक सब्सटेंस से कोट किया हुआ है, ताकि हम लोग को झटका ना लगे, कोई डाउट। फिर देखो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, हाई मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे हटा दो, क्योंकि वो हम इस पॉइंट में डाल दिया है, काट सकता तुम, अलग पॉइंट बना दिया हम। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर एंड कॉपर आर गुड या बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट।
while lead and mercury are poor conductor of heat। कहने का मतलब ये है, तुम देखना होगा थर्मोमीटर में हल्का सा टेम्परेचर देते ही मर्क्यूरी ऊपर उठ जाता है ना। हाँ तो वही बोले दैट्स व्हाई दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पर सिल्वर और कॉपर में हीट का रेजिस्टिविटी ज्यादा है, मतलब वो हीट ज्यादा सहन कर सकता है, दैट्स व्हाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कोई डाउट? एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक पास हो जाएगा सिल्वर में, जबकि मर्क्यूरी इजीली पिघल जाएगा या ऊपर मतलब वो हो जाता है, मतलब हीट से जल्दी रिएक्ट करता है। कोई डाउट? सो लीड एंड मर्क्यूरी आर पुअर कंडक्टर एंड सिल्वर एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, कोई डाउट? फिर नहीं सर। मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसका एक्सेप्शन क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम। इसका तो लो मेल्टिंग पॉइंट है ही, हम लोग पढ़ चुका। बट सोडियम और पोटेशियम से भी ज्यादा लो है, लो कोई और मेटल है, कौन? गैलियम एंड सीजियम। ये याद रखना। मर्क्यूरी का भी होगा ना? हाँ, पर उतना नहीं होगा ना, इनके मुकाबले नहीं है। अब देखो, और मर्क्यूरी यूजुअली लिक्विड फॉर्म में ही पाया जाता है। वही इसीलिए तो हाँ, बोल रहे हैं। वो तो हम लोग का उसमें लिक्विड फॉर्म में ही पाया जाता है, कहने का मतलब ये। अब देखो, बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इट इवन मेल्ट्स इफ यू केप देम ऑन आवर पाम। हम लोग अपना हाथ में भी रखेगा ना, वो इजीली पिघल जाएगा। तो मतलब वो सोडियम और पोटेशियम से भी ज्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट है उसका, इसलिए देखो वेरी लो लगाया गया है, लो का जगह। वो सोडियम एंड पोटेशियम से भी ज्यादा लो है। कोई डाउट? इतना ज्यादा लो जो तुम्हारे हाथ में ही पिघल जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? नहीं सर। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज लिक्विड। ओके, क्लियर? एंड मेटल्स आर हाँ सोनोरस। ऑब्वियस बात है, जब दो मेटल टकराता है साउंड प्रोड्यूस करेगा ही, तो दे प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस। दैट इज व्हाई आवर स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। क्लियर? एक बार प्रॉपर्टीज में किसी को डाउट है? एग्जाम में मेटल वर्सेस नॉन मेटल का डिफरेंस लिखने दे सकता है, और ये सारा जो डिफरेंस है फिजिकल प्रॉपर्टीज का बेसिस में है। एग्जाम में ध्यान देना कि क्या पूछा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस पूछा है या केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस पूछा है। फिलहाल हम लोग सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहा है। कोई डाउट? क्लियर? ये डायग्राम देखो, ये दिखा रहा है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हम यहाँ पे हीट कर रहा है, पर जब तुम यहाँ पे छुएगा तुमको यहाँ पे भी हीट फील होगा। मतलब क्या, ये हीट पास हो रहा है मेटल में, स्प्रेड हो रहा है पूरा वायर में। कोई डाउट? क्लियर? हाँ सेकंड वाला एक्टिविटी यही समझा रहा है, जब एक मेटल रखा उसके बावजूद भी बल्ब जल गया, बल्ब ग्लो हुआ, मतलब इस मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। दैट मीन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई डाउट? ठीक है, वायर इटसेल्फ इज अ मेटल देखा जाए तो। क्लियर? हाँ सर। तो हम लोग का मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल्स है। डन। अब आगे जो नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या होता है? देखो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आयोडीन, हाइड्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन आर नॉन मेटल्स। सॉरी। वेट। तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस एक्सेप्ट आयोडीन। तो ज्यादातर नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होता है, उसमें साइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, पर आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल जो लस्ट्रस है, ये याद रखना। सेकंड, जहां पे मेटल सिर्फ सॉलिड में एग्जिस्ट करता रहा एक्सेप्ट मर्क्यूरी जो कि लिक्विड है, यहाँ पे नॉन मेटल्स आइदर एग्जिस्ट इन सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमाइन विच इज लिक्विड। यानी कि दो ही मेटल है, दो ही एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मर्क्यूरी एंड ब्रोमाइन। मर्क्यूरी हो गया मेटल, ब्रोमाइन हो गया नॉन मेटल। ओके, अब नॉन मेटल है सॉलिड क्या है? कार्बन। एंड नॉन मेटल एज गैस क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, सर कोई मेटल गैसियस फॉर्म में मिलता है? नहीं, हम बोला ना रूम मेटल्स आर टेम्परेचर। मेटल एग्जिस्ट एज सॉलिड ओनली अच्छा। एक्सेप्ट मर्क्यूरी। हाँ ठीक है पहला सर। प्रॉपर्टी वही पढ़ा, वहां गैस का नहीं लिखा था। हाँ ठीक है। अब नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जहां पे मेटल्स गुड कंडक्टर था, नॉन मेटल्स पुअर। फिर नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, मतलब साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। तो एकदम ऑपोजिट ही लिखा और कुछ नहीं लिखा, देखो। फिर नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। जहाँ पे मेटल्स हार्ड होता है, नॉन मेटल सॉफ्ट होता है एक्सेप्ट डायमंड, बिकॉज डायमंड कार्बन से बना है, तुमको मिलेगा। तो डायमंड विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन। को डाउट? अच्छा, सेम कहानी इलेक्ट्रिसिटी में भी तुमको मिलेगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कार्बन से ही बना हुआ है, दोनों का कॉम्बिनेशन अलग है, तुमको देखने को मिल जाएगा।
बॉन्डिंग अलग है। तो ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। तो सिंस कार्बन से बना है इसलिए नॉन मेटल का कैटेगरी में आ रहा है। तो ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, ओके। सर एलोट्रोप है ना कार्बन का? हाँ, कार्बन का एलोट्रोप है, वही बोलता है। वहीं पे डायमंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन, अदरवाइज नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, ठीक है। No, non-metals are non-malleable and non-ductile. Obviously difference between ये 2 पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। एंड ऑल नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, खत्म। तो ये हो गया मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल प्रॉपर्टी। एक बार देख लो किसी को डाउट है तो फिर आगे बढ़ेगा हम। किसी को फिजिकल प्रॉपर्टीज में डाउट है? दिया, रजनी? सर इजी है फिजिकल प्रॉपर्टीज तो। कुछ नहीं है ये, या तो डिफरेंस बिटवीन लिखने देगा, या तो एमसीक्यू पूछेगा, या असर्शन रीजन डालेगा। इसमें सब्जेक्टिव और कुछ नहीं है। वन वर्ड में डालेगा वही, अगर सब्जेक्टिव में डाला तो वही एमसीक्यू बन गया, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब जो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पूछता है, इससे अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है, याद रखना। इससे केस स्टडीज भी बनाया हुआ है, तुमको मिल जाएगा। हाँ, एलोट्रोप्स द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन इन द सेम स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन का अलग अलग फॉर्म, मतलब बॉन्डिंग अलग होता है। वो बॉन्डिंग का बारे में तुमको चैप्टर 4 में मिल जाएगा। जो कार्बन कितना कार्बन से चेन बना रहा है, ये सब तुमको चैप्टर 4 में मिलेगा। तो फिलहाल हम लोग बॉन्डिंग में नहीं जाएगा, हम लोग जस्ट ये पढ़ के चलता है जो कार्बन का अलग अलग फॉर्म है। पर्टिकुलरली यहाँ पे 3 फॉर्म पढ़ने वाला है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्यूलरिन। फ्यूलरिन का इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इतना ही काफी है इन्फॉर्मेशन, इससे रिलेटेड और कुछ खास नहीं चाहिए। फ्यूलरिन क्या C60 बोलता है, मतलब चैप्टर 4 में बता देगा। एंड इट इज नेम्ड आफ्टर बकमिंस्टर फ्यूलर। इसका ज्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए नहीं। वो डायमंड और ग्रेफाइट क्या, देखो हाँ डायमंड भी कार्बन का एलोट्रोप है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन, बट इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिलहाल इतना ही काफी है। फिर डायमंड वर्सेस ग्रेफाइट का फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस एग्जाम में आता है, जो कि चैप्टर 4 में है, इसमें नहीं है। तो इसमें हम लोग डिटेल्स में देख लेगा। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में खाली इतना ही चाहिए कि हम लोग कार्बन का 2 एलोट्रोप्स पड़ेगा मेनली, ग्रेफाइट एंड डायमंड। ग्रेफाइट क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हार्डेस्ट सब्सटेंस। सॉरी, उल्टा बोल दिया। डायमंड क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हार्डेस्ट सब्सटेंस, बट ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वहीं ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। काफी है इतना। इसके अलावा जो भी है हम लोग को चैप्टर 4 में मिल जाएगा, एक बार देख लो। इतना तो कोई डाउट? The diamond is the hardest substance ever known. It has high melting point and bad conductor of electricity. वहीं graphite good conductor of electricity. कोई डाउट? एक नहीं सर। बार यहाँ तक देख लो, किसी को कोई डाउट तो। निशु कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? नहीं भैया। ओके। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, क्या बोलता है, ग्रेफाइट का भी मेल्टिंग पॉइंट हाई है, हाँ, इसलिए यहाँ पे वैसे अलग से लिखा नहीं है, पर ग्रेफाइट का भी मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ओके। तो डिफरेंस बिटवीन में नहीं आएगा। हाँ, प्रॉपर्टीज लिखना चाहता तो लिख सकता है, ग्रेफाइट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ओके। खत्म, आगे बढ़े हम। अब जो एल्काली मेटल्स, ऑब्वियस सब आता है, बेस एंड एल्काली पढ़ा था। तो जो एल्कली, जो मेटल से एल्कली फॉर्म हो रहा है वही एल्कली मेटल्स है, जैसे कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस एल्कली था, लिथियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है। तो वही एल्कली मेटल्स क्या हुआ? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। हम तुम लोग को चैप्टर 5 का हल्का सा नॉलेज दे देगा पीरियोडिक टेबल का, हाँ। उस थोड़ा आसान ही देता है। कल को तुम लोग क्लास 11 में साइंस लो, अगर लेता है तो तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब हम करवाएगा पीरियोडिक टेबल, तुम हल्का सा तुम लोग क्लास अटेंड कर लेना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग का, खाली बात का नीचे, खाली स्टार्टिंग स्टार्टिंग अटेंड करना पीरियोडिक टेबल वाला। तुम लोगों को ठीक पता है। चलेगा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, पर्टिकुलरली ग्रुप 1 आर एल्कली मेटल्स, पूरा का पूरा ग्रुप 1, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल का थोड़ा नॉलेज होने से क्या आसानी रहता है, और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है। अब देखो, ऑलरेडी चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ा था, क्या मेटल बेसिक ऑक्साइड होता है और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड होता है, हाँ या ना? हाँ। वही है, देखो, मेटल प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड इन वाटर, नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड इन वाटर। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुका है चैप्टर 2 में। से मेटल मेटल से जो भी बनेगा, लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नॉट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो नहीं मिलेगा, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, दे आर बेसिक ऑक्साइड। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर एसिडिक ऑक्साइड। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। कोई डाउट? कैल्शियम नहीं ऑक्साइड में कैल्शियम मेटल है, दैट्स व्हाई दे आर बेसिक ऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन नॉन मेटल है, दैट्स व्हाई दे आर एसिडिक ऑक्साइड। कोई डाउट? एग्जाम में एमसीक्यू आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिडिक या बेसिक ऑक्साइड या विच इज न्यूट्रल। तुम लोग को याद है हाइड्रोजन गैस का हम पूछा था, हालांकि हम चेक नहीं किया अभी तक, चेक करेगा तो पता चल जाएगा कौन क्या लिखा है। तो हाइड्रोजन गैस क्या, एसिडिक गैस, बेसिक गैस या न्यूट्रल? एसिडिक गैस। न्यूट्रल सर न्यूट्रल गैस है, न्यूट्रल गैस। कैसे क्या, तुम इसको लिटमस पेपर से ट्राई करो, कलर चेंज नहीं होगा इसका। सर हमें लगा मतलब जैसे हाइड्रोजन और बाकी इन दोनों को एक मेटल को मिलाओ तो ये एसिड बनाता है, तो वैसा नहीं है, HCl जैसे। वैसा नहीं, ना ना ना। हाइड्रोजन गैस इज एसिडिक गैस, सॉरी न्यूट्रल गैस, ठीक है। तो मेरा तो गलत गया। ओके, हम डोंट वरी, कुछ कुछ गैसेस का तुमको पर्टिकुलरली मिल जाएगा एंडिंग में। हमको याद नहीं हम इसमें ऐड किया है नहीं क्या, शायद वैसे अलग से लिखवाया था, नहीं इसमें नहीं होगा तो हम ऐड करवा देगा कौन कौन सा गैस पर्टिकुलरली न्यूट्रल है, ताकि एमसीक्यू में पूछे तो तुम लोग को ध्यान रहे। पर तुम लोग मिल जाएगा ओवरऑल टेस्ट या फिर ओसवाल, जब हम लोग सॉल्व करेगा ना, तो अगर बाई चांस मेरा नोट्स में कुछ स्किप भी हो गया होगा ना, वो ओसवाल टेस्ट ये सब का फॉर्म में तुम लोग को मिल जाएगा। जैसे हाइड्रोजन गैस का ले लो, मिल गया तुम लोग को, तो वो टेंशन मतलब जो कुछ स्किप होगा, कुछ भी स्किप नहीं होने वाला। टेस्ट का फॉर्म में, ओसवाल का फॉर्म में, पीवाईक्यू का फॉर्म में सब कवर अप हो जाएगा, ठीक है। पेज 40 ये खुद से कर लेना, डायरेक्ट वन वर्ड है, ये सब वन वर्ड है। तो इतना था फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसी को भी डाउट? किसी को भी डाउट? नहीं सर। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग को नॉर्मल मिलने वाला है, ये सब हम लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 में पढ़ते आया है, हम वहां पे भी बताया था। क्या Mg+O2 MgO नहीं पढ़ा हम लोग? कॉपर प्लस ऑक्सीजन CO नहीं पढ़ा है? हाँ। तो जनरल रूल यही बन गया कि जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड्स। व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। कोई डाउट? जैसे कि Mg+O2 MgO विच इज व्हाइट पाउडर और एक डेजलिंग फ्लेम के साथ रिलीज होता है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का फॉर्म होता है। कोई डाउट? क्लियर? एंड ऑब्वियसली दे आर बेसिक ऑक्साइड। कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। हाँ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड है जो बेसिक और एसिड दोनों का तरह एक्ट करता है, दैट बिहेव्स एज बोथ एसिड एंड बेस। तुम देखो यहाँ पे हम एग्जांपल लेता है, ये HCl क्या है? एसिड है। हाँ। और Al2O3 देखो, इसके साथ जब रिएक्ट किया, नॉर्मल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगाया देखो, तो ये ऑब्वियस सा बात है, यहाँ से पता चल गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक है, तो एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ देखो, इसी Al2O3 को हम NaOH के साथ रिएक्ट करवाएगा। अगर तुमको याद है, तुमको चैप्टर 2 में ZNO वाला मिला था, याद है? हाँ। तो वही है। तो जब इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवा रहा है, तो ये NaAlO2 बन रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। तो इस केस में अगर ये बेस है, तो अभी सब बात है Al2O3 को क्या होना पड़ेगा? एसिडिक। एसिड। सिमिलरली ZNO और ZNO के साथ है, यानी कि ये बोथ एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है, या फिर ये खुद एसिड और बेस के जैसा बिहेव करता है, कुछ भी लिख लो, दोनों डेफिनेशन राइट है। तो मेटल ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऑब्वियसली एग्जांपल में जब रिएक्शन लिखेगा ये दोनों लिखना पड़ेगा, पर ऑब्वियस सा बात है ZNO या Al2O3 में से कोई एक लिखना, हम प्रेफर करेगा Al2O3 याद रखो। इसमें ऑलरेडी ये भी किया हुआ है, पहला वाला याद रखना कोई बड़ा बात नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, तुमको इस सेकंड वाला याद रखना है, प्रोडक्ट, जो कि चैप्टर 2 में हम बोला ही था ऑलरेडी, ठीक है। ओके, ठीक है सर। किसी को डाउट? नहीं सर। अच्छा, अदर एग्जांपल्स हम बता देता, और एडजस्ट ध्यान रखो, एमसीक्यू में पूछेगा तो पता रहना चाहिए। लीड ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा, कौन बता सकता, बताओ। लीड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? सर PbO। PbO।
तो लीड ऑक्साइड, फिर Fe3O4 मिला ना, हाँ तो ये भी एम्फोटेरिक ही है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम लोग ऐड कर देना जब जेरोक्स आएगा। ये 4 एग्जांपल काफी है याद रखने के लिए। अगर एमसीक्यू में पूछे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्फोटेरिक, तो 4 में से कोई 3 रहेगा, चौथा नहीं रहेगा, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि वो खुद भी एसिड या बेस जैसा बिहेव करता है। कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ सर। आगे बढ़े। अब एल्कली मेटल्स हम लोग मालूम है, मेटल ऑक्साइड दैट डिसॉल्व्स इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली, वही इजीली डिसॉल्व होता है एल्कली। तो Na2O प्लस वाटर क्या बनेगा, NaOH, K2O प्लस वाटर KOH, MgO प्लस वाटर MgOH। यानी कि यहाँ से ये पता चल रहा है कि मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर क्या दे रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड। चेक करो, कोई डाउट? क्लियर क्लियर। हाँ सर। इसमें डिटेल जाने की जरूरत है कुछ? ऑब्वियसली हम बैलेंस नहीं किया, देख लेना, बैलेंस करना पड़े तो। आई थिंक बैलेंस ही है, बैलेंस किया हुआ है, सॉरी। एक बार चेक कर लो यहाँ तक कोई डाउट है तो किसी को भी। ठीक है, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। फॉर एग्जांपल तुम ऑब्जर्व करेगा, कॉपर और आयरन जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या वो इमीडिएटली रिएक्ट करता है या टाइम लेता है? टाइम देते हैं। ऐसा तो नहीं है रातों रात रस्ट हो जाएगा, जंग लग जाएगा, टाइम लेता है ना। हाँ वही सोडियम देखो, सोडियम ऑक्सीजन के साथ बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है, इतना वायलेंटली कि उसमें आग लग जाता है, ठीक है। ठीक। तो देखो, सोडियम एंड पोटेशियम आर सो रिएक्टिव दैट दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन विगरसली एंड कैच फायर। और यही एक कारण है कि सोडियम और पोटेशियम को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं रखा जाता, यानी कि दे आर केप्ट अंडर केरोसिन टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन से सर दूर रखा इसलिए जाता है। सोडियम पानी के साथ मतलब थोड़ा भी आता है कांटेक्ट में तो वो हाँ, फुट जल फुट फुट जाता फुट है। कर फटता है, दिखाएगा, वीडियो हाँ दिखा देगा यूट्यूब का, यूट्यूब में वीडियो दिखा देगा। सर रियल एक्सपेरिमेंट दिखाओ ना हाँ सर। दिखा घर रहा में है। आप एक काम करो, सोडियम लाओ और पानी में फेंक नहीं नहीं, दो। हम यूट्यूब वीडियो में दिखा देगा, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सर सोडियम एंड बेटर पोटेशियम घर आर में सो एक सर सोडियम पोटेशियम दोनों मिला के एक हाँ, बाल्टी के अंदर पानी डालो, उसमें फेंक दो। तुम करना वो घर पे, हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो नया गाड़ी खरीदना उसके सामने करना। थू थू थू। अब आओ, sodium and potassium are so reactive that they react with oxygen vigorously and catch fire. That's why they are kept under kerosene to prevent oxidation. इसलिए इसको केरोसिन में रखता है, ठीक है, कोई डाउट? Similarly देखो, at ordinary temperature metals like magnesium, aluminium, zinc, lead on reacting with oxygen forms a thin layer of metal oxide. जैसे कि मैग्नीशियम क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉपर क्या बनेगा, कॉपर हाँ ऑक्साइड। देखा, ये ब्लैक कॉपर ऑक्साइड आ जाएगा ऊपर, ठीक है ना, काला पड़ जाता है। जैसे मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया था वो व्हाइट पाउडर बन गया, और वो तो व्हाइट पाउडर बना था क्योंकि जलाया था, पर अगर तुम नॉर्मली ऐसे रख दो तो ऊपर व्हाइट पैचेस आ जाता है। कॉपर को थोड़ा सा हीट करो, ऊपर काला पड़ जाता है। तो वही बोल रहा है, दे फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड। कोई डाउट? क्लियर? नहीं ओके। सर। फिर तुम आयरन को इजीली हीट करने का कोशिश करो, वो जलेगा नहीं, बट जब आयरन फिलिंग्स, छोटा छोटा फिलिंग्स को तुम आग में देगा, वो पूरा लाल हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। सिमिलरली कॉपर भी जलता नहीं है, वो क्या होता है, वो ब्लैक ऑक्साइड फॉर्म करता है, कॉपर टू ऑक्साइड, हम लोग पढ़ाइए CuO। एंड गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट ऑल इवन एट हाई टेम्परेचर। गोल्ड और सिल्वर रिएक्ट करता ही नहीं है, इसलिए हम लोग ज्वेलरी पहनते रहता है, आराम से रख सकता है,
ओपनली भी, अनलेस तुम्हारे घर में चोरी होने का डर नहीं है तो। ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़े? हाँ कुशल, खुशल, आलोक एंड बाकी हाँ सभी सर। लोग, ठीक है ना? हाँ भी। हाँ सर। ये सब हाँ सर। पॉइंट्स याद रखना, बिकॉज कहाँ एसर्शन रीजन में डाल दे कोई भरोसा नहीं है। अब तो एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग क्या? इट इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। इट प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन एंड कोरोशन। हम बता रहे हैं, हम देखते हैं यूट्यूब में कोई वीडियो मिलता है क्या। देखो, अच्छा, कैथोड और एनोड का मतलब पता ना? कैथोड कौन सा होता है नेगेटिव। और एनोड कौन सा होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइड ये एनोड और ये कैथोड। कोई डाउट? नहीं सर। नहीं। कैसे याद रखिएगा? कैटायन मतलब पॉजिटिव तो कैथोड नेगेटिव, एनायन मतलब नेगेटिव होता है तो एनोड पॉजिटिव, ऐसे याद रखो, ठीक है? तो व्हाट इज एनोडाइजिंग? देखो, हाँ, इट इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम के ऊपर एक थिक ऑक्साइड लेयर फॉर्म करता है ताकि वो ऑक्सीडेशन या कोरोजन से दूर रहे। जैसे कि देखो, ड्यूरिंग एनोडाइजिंग ए क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड। यानी कि एनोड का जगह में क्या रख रहा है? एल्यूमिनियम आर्टिकल रख रहा है पूरा, ठीक है, Al, एंड इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब इसमें क्या है, H2SO4 डाला गया है और इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया, ठीक है? अब देखो, the oxygen gas evolved at the anode react with aluminum to make a thicker protective oxide layer, and this oxide layer can be dyed easily to give a aluminum article। कहने का मतलब है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो H2SO4 से क्या निकलेगा? H प्लस निकलेगा, है ना? इलेक्ट्रिक पास करने पे ये ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा, और ये ऑक्सीजन ऑब्वियस बात है, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, हाँ। तो ऑक्सीजन किसके पास अट्रैक्ट होगा? कैथोड के पास होगा। कैथोड के पास की, हाँ कैथोड के अभी तो पास। कैथोड ही तो पॉजिटिव है ना। हम बाकी अदर का प्रोडक्ट नहीं लेगा, हम सिर्फ ऑक्सीजन वाला पार्ट ले रहा है। तो ये कैथोड के पास आएगा और इस एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा एंड एक थिक लेयर प्रोड्यूस करेगा। देखो वही लिखा है, दिस ऑक्सीजन गैस इवॉल्व्ड एट दिस एनोड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू मेक ए थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। फिर बाद में इसी ऑक्साइड लेयर को डाई कर देता है, मतलब ताकि एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए पेंट कर देता है, कलर कर देता है, ठीक है? कोई डाउट? बस सिंपल इतना ही, और कुछ नहीं है इसमें। तुमको एग्जाम में डायग्राम बनाना है तो तुम डायग्राम बना देना, नहीं बनाने से भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। बहुत रेयर चांस है ये पूछेगा। और एग्जाम में ये रिएक्शन मत लिखना, ये हम बस समझाने के लिए लिखा है। ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ वही ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म किया। ठीक, क्लियर, डन, ओके? तो सिंपल है, एनोड किसको बनाया? एल्यूमिनियम आर्टिकल को, और H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइज किया, उसमें से जो ऑक्सीजन निकला उसी ऑक्सीजन वही ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया कैथोड में एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म किया। कोई डाउट? आगे बढ़े? हाँ सर। अब देखो फिर, तब तक हम लोग क्या देखा? मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है? मेटल ऑक्साइड। फिर हम लोग क्या पढ़ा? मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बन रहा था, बताओ? मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा था, हाँ या ना? हाँ ठीक है, हमें वैलेंसी नहीं लिखा बिकॉज वो मेटल पे डिपेंड करेगा। अब हमको बताओ, व्हाट हैपेंस अगर मेटल को डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्ट करवाए, क्या बनना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, एकदम सिंपल एग्जाम्पल ले लो, मान लो जेड एन ही ले लो, चलो, क्या बनना चाहिए बताओ? सर, इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि वो वाटर कितना ज्यादा, इन सॉरी वो जनरल, तुम मेटल अपना इन कितना ज्यादा जनरल, हाँ, रिएक्टिव है। वो है, वो छोड़ो, तुम इन जनरल बताओ क्या बनना चाहिए? Zn plus H2। जेड प्लस H2, यही तो बनना चाहिए। हाँ नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर लगाएगा, दैट मीन्स हम ये बोल सकता है, जब मेटल प्लस वाटर क्या बनेगा? इन जनरल रूल का हिसाब से मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, हाँ या ना? हाँ पर ये तो केमिस्ट्री है, ये लोग तो जनरल रूल फॉलो करेगा नहीं। जैसे हम लोग का हाथ में 5 उंगली बराबर नहीं होता है, वैसे ही एक जनरल रूल में जरूरी नहीं कि सारा मेटल फॉलो करे,
सबका अपना मर्जी है, वो डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी में। कैसे है देखो, हम तुमको बताता है। कहाँ गया, देखो तो जनरल रूल क्या बोलता है, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर मेटल ऑक्साइड को जब वाटर में करेगा मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुका है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ये होना चाहिए, रूल का हिसाब से ये होना चाहिए, ओके। बट अब देखो, हम लोग पहले पोटेशियम और सोडियम को देखते हैं। हम लोग ऑलरेडी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था चैप्टर 1 में, हम बताया था, याद है? चैप्टर 1 में हम रिएक्टिविटी सीरीज बताया था, तुम लोग को याद है? हाँ तो पोटेशियम और सोडियम टॉप मोस्ट में आता है, और हम हाँ लोग पढ़ा वो लोग जब हाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता आग लग जाता है। आग लगा दी सर। सेम, so when potassium and sodium react with cold water, they react violently to form potassium hydroxide या फिर sodium hydroxide and release hydrogen gas, और काफी हीट रिलीज करता है, मतलब आग लग जाता है हाइड्रोजन गैस में। देखो, the reaction is exothermic, so the hydrogen gas evolved catches fire। ये दो केस में। अब देखो रूल का हिसाब से क्या फॉर्म होना चाहिए था, K प्लस H2O बनना चाहिए था K2O, पर बना क्या KOH, हाँ या ना? हाँ क्या हुआ होगा बताओ, क्या K2O फॉर्म नहीं हुआ? K2O फॉर्म नहीं हुआ, हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ ना। तो क्या K2O फॉर्म हुआ होगा, हाँ या ना? ना हुआ है, रूल फॉलो हुआ है, बस रिएक्शन काफी फास्ट हुआ है। ये पहले K2O ही फॉर्म किया था, पर रिएक्शन इतना फास्ट था, ये K2O इमीडिएटली H2O के साथ रिएक्ट किया और ये बन गया, और इसका वजह से जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था वो हो रहा है। ये रिएक्शन बहुत फास्ट था, ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से। पहले K2O ही फॉर्म किया, और यही K2O इमीडिएटली उसी पानी के साथ रिएक्ट करके KOH बनाया, ठीक है। तो ये दोनों ओके। प्रोसेस हुआ, बट इतना फास्ट हुआ जब वो डायरेक्टली KOH बन फॉर्म कर दिया, और पहला रिएक्शन का वजह से हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हुआ ही है। डन, समझा क्या बोलना चाहता है? तो हीट एनर्जी भी तभी फॉर्म होगा हाँ, जब। उसी दौरान हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, इस वजह से हीट एनर्जी रिलीज हुआ, आग लगा। बहुत ज्यादा रिएक्शन, बहुत फास्ट है, हाईली एक्सोथर्मिक था, इमीडिएटली हीट रिलीज कर दिया। तुम पानी में डालो, इमीडिएटली हीट रिलीज करेगा, देखना चाहता है? सर आप अपने घर में एक अच्छा वीडियो मिला दिखाने के लिए, देखो शेयर कर रहा हूँ, सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हाँ सर। रेडी? हाँ गो। देखो कितना ज्यादा रिएक्टिव है। मजा तो आएगा सर। कहीं मिलता है क्या, मतलब अगर सोडियम कहीं से लाना हो तो? उसमें ज्यादा मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? केमिस्ट की दुकान पे ना। हाँ, आज जाके पूछेंगे। रेडी? सारा केमिस्ट के Go. पास नहीं भी हो सकता, देख लेना। और वो लोग भी वैसे डायरेक्ट महंगा ओपन वाला नहीं दुकान बेचेगा, ठीक है, कोई डाउट? ओके, और जो धुआं निकला था वो हाइड्रोजन गैस है। डन, ध्यान रहेगा, आगे बढ़ें। हाँ सर। अब तो पोटेशियम और सोडियम के बाद आता है कैल्शियम मैग्नीशियम। अब तो पोटेशियम सोडियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉर्मल वाटर के साथ नहीं करता है, पर वो कोल्ड वाटर के साथ ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। कोल्ड वाटर के साथ ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा फास्ट है। फिर कैल्शियम देखो, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट एज कंपेयर टू पोटेशियम एंड सोडियम। इट ऑल्सो रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये रिएक्शन भी फास्ट है। इसने भी पहले क्या फॉर्म किया होगा, CaO, और CaO वापस पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ओके। बट द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन गैस टू कैच फायर। पर जो हीट इवॉल्व हुआ, ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है, पर इतना ज्यादा हीट रिलीज नहीं किया जो आग लग जाए। ये भी गर्म हुआ, हीट रिलीज किया, पर आग नहीं लगा, कोई डाउट? ठीक है। तो पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम में यही फर्क है, जब पोटेशियम सोडियम में आग लगने जितना हीट रिलीज हुआ, जबकि कैल्शियम में आग लगने जितना हीट रिलीज नहीं हुआ, कोई डाउट? क्लियर? ओके। ओके। अब देखो, बट द कैल्शियम मेटल स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। तो जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ वो कैल्शियम मेटल के साथ
जुड़ अटक जाता है, मतलब चिपक जाता है, जिस वजह से वो मेटल फ्लोट करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे ये केस है, मेटल पानी में फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। कोई डाउट? फिर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का भी सेम कहानी है, वो भी डायरेक्टली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया, बट इट डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर। याद रखना, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड इसमें भी सेम केस है, द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन गैस टू कैच फायर। इसमें भी आग नहीं लगता है। And magnesium also starts floating because the bubbles of the hydrogen gas formed stick to the surface of the metal. तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का केस सेम है, बस फर्क इतना है, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। डन? इसका मतलब ये नहीं है कैल्शियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, करता है, बट कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर कोल्ड वाटर से ज्यादा करता है, कहने का मतलब ये है। पर मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ बिल्कुल भी नहीं करता, ये हॉट वाटर के साथ करता है। ठीक है, तो तुम देख सकता है तो पोटेशियम। स्टीम भी कह सकते हैं क्या? हाँ, स्टीम भी कह सकते हैं, मतलब कोल्ड हॉट वाटर की जगह। नहीं नहीं, स्टीम होता है भाप, हॉट वाटर होता है गर्म पानी, दोनों में फर्क है। सर हम लोग का मैम लोग बोल रहा है कि स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं ये रहा है ना, मैग्नीशियम। आएगा एल्यूमिनियम आयरन जिंक। वो लोग करते हैं। अब देखो, तो ये चार मेटल है पर्टिकुलरली बुक का हिसाब से, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो रिएक्ट बहुत फास्ट रिएक्ट करता है और डायरेक्टली हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। कोई डाउट? याद रहेगा ये चार केस में, ये लोग चारों इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग ऑक्साइड दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड डायरेक्टली। ओके, दे डायरेक्टली फॉर्म हाइड्रोक्साइड। ये चार का क्लियर है? अब देखो, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर, ये पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं। देखो, जिंक प्लस H2O गिव्स ZnO प्लस H2। फर्दर देखो, दिस ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड बना, ये पानी में इनसॉल्युबल है, मतलब घुलता ही नहीं है पानी के साथ, वो नीचे बैठ जाएगा जाके, इसलिए फर्दर फॉर्म नहीं दिखाया है। तो देखो, दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है ऑक्साइड फॉर्म करने के लिए। कोई डाउट? तो Zn और Fe का लिया है, इसलिए ऊपर जो हम Zn का लिखा है इसको वैसे मत करना, ये जस्ट एग्जाम्पल लिया हम, ठीक है? सेकंड वाले रिएक्शन जस्ट एग्जाम्पल लेके बताया, ये पानी स्टीम है तो इसको मैं एक एग्जाम्पल लेके बताया, तो इसको ऐसे बस कंपेरिजन के लिए बताया, इसको वैसे मत ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो, Zn, एल्यूमिनियम और Fe, ये तीनों एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड Fe3O4 फॉर्म करता है। बैलेंसिंग तुम लोग का हाथ में। एंड मेटल सच एज लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, ये पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। खत्म, इतना ही है। ध्यान रखना कौन कौन पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, MCQ में पूछेगा। अब ये एक एक्टिविटी देखो, हाँ, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन ए मेटल। तुम लोगों को प्रिपरेशन क्या क्या है, यहाँ पे एक ट्यूब है जिसके अंदर एक ग्लास वूल है जो पानी से भीगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक मेटल रखा हुआ है। मेटल कौन सा मेटल है ये नहीं बोला है। अब यहाँ पे जैसे हीट प्रोड्यूस किया तो पता चला यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, तो बता सकेगा मेटल कौन सा है? जैसे यहाँ पे हीट दिया, ऑब्वियसली ये मेटल के साथ रिएक्ट हुआ, ये ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर है, याद रखना, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल के हाइड्रोजन गैस जमा हुआ ऊपर। बता सकेगा कौन सा मेटल है ये? कौन बता सकेगा? हाँ, There's Zn है, zinc. और कोई? व्हाई नॉट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम? क्या चीज सर, एक बार वापस रिपीट करिएगा। ये मेटल कौन सा है? ये जो मेटल सैंपल लिया है, मान लो ये डायग्राम दे दिया, अब डायग्राम तुमको पता क्या कर रहा है, नीचे से हीट कर रहा है उस ग्लास वूल को, और हीट करने पे वो मेटल उसके साथ रिएक्ट किया है और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज पॉसिबल, मतलब कौन सा मेटल हो सकता है? हम सारा ऑप्शन ले रहे हैं, पोटेशियम से लेके आयरन तक, बताओ जितना भी हम लोग अभी तक पढ़ा है, कौन सा ये होगा? zinc है. और कोई? अच्छा, व्हाई नॉट एल्यूमिनियम या व्हाई नॉट सोडियम, व्हाई नॉट कैल्शियम? बोलोगे तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता ही है, कौन बता सकेगा? सिंपल है, थोड़ा सोचो। सोडियम और पोटेशियम तो होगा नहीं, बिकॉज जो हाइड्रोजन है वो जल जाती है।
ओके चलो, यहाँ हाइड्रोजन नहीं जल रहा है, तुम्हारा लॉजिक ये है। ओके फाइन, वेरी गुड, चलो वो लॉजिक भी सही है। और और कोई? सर साथ में ये भी हो सकता है बिकॉज वो ग्लास वूल वाटर में सोखते हैं, तो उसको जब हीट करेंगे तो वो एक स्टीम बनाएगी। मेन वही है, और कुछ नहीं है। जब इसको हीट करेगा तो ये भाप रिलीज करेगा, और ये मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा? उस भाप के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाँ या ना? हाँ यहाँ लिखा ही ना, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन ए मेटल। और स्टीम के साथ कौन रिएक्ट करता है? एल्यूमिनियम, Zn Fe, ये तीन करता रहा ना। तो तीन में से हाँ कोई भी एक हो सकता है ये मेटल। अब वो डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या दिया है। ठीक है, ओके। और पानी इसलिए दिया गया यहाँ पे ताकि तुम बबल्स को देख सके हाइड्रोजन गैस का, और कुछ नहीं। और हाउ कैन वी टेस्ट हाइड्रोजन गैस? पॉप अप साउंड फॉर्म। बर्न्स विद अ पॉप हाँ साउंड। बस, गुड आउट। अच्छा, ये हम समझाने वाला है नहीं, बिकॉज ये चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये चैप्टर 2 है, मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस पढ़ा है। ओके, हाँ एंड ऑब्वियस बात है, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड इन द सेम मैनर। तो रिएक्टिविटी रिलीज देखिएगा तो Mg इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, ग्रेटर देन Zn, ग्रेटर देन Fe। उस हिसाब से हीट रिलीज होता है, और सोडियम और पोटेशियम तो हीट रिलीज करेगा ज़्यादा। ठीक है, तो नॉर्मल वही रिएक्टिविटी सीरीज है। तो ये एसिड वाला ही है, नॉर्मल है एकदम, कुछ नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट? टेबल कहाँ बनाया हम? तो रिएक्टिविटी सीरीज वाला टेबल देखो क्या बताया हम। हाँ, पहला 4 मोस्ट रिएक्टिव में आ रहा है, जिसमें से पहला तो क्या है? कैचेस फायर विद कोल्ड वाटर। ये दोनों स्टार्च फ्लोटिंग करता है, ये वाटर और ये हॉट वाटर बट नॉट कोल्ड वाटर। ठीक है, फिर ये 3 क्या? स्टीम। और बाकी जो बचा, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। खत्म, क्लियर? यही समराइज है जो अभी हम लोग पढ़ा। हम लोग जो पढ़ा उसका समरी यही है, देखो। ओके, एल्यूमिनियम और जिंक का बीच में कार्बन आता है, हम ऐड करवाया था चैप्टर 1 में। ठीक है, ठीक है। कोई डाउट किसी को? रिएक्शन ऑफ मेटल विद नाइट्रिक एसिड नेक्स्ट क्लास करेगा, बिकॉज ये एक्सेप्शन है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास देख लेगा। तो याद रखना हम लोग इतना तक किया है, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल। डन। डन। तो एक बार चैप्टर 1 लीव कर चैप्टर 2 ले। का रिएक्शन लिख लेना।